हाँ तो देखिए, अब एक नई क्वांटिटी पढ़ते हैं और उसका नाम है वेलोसिटी। तो देखिए, तो ये जो वेलोसिटी है इसका जो पूरा नाम है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलने में बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो इस आगे वाली टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं बोलने में और सिंपली हम क्या बोल रहे होते हैं, वेलोसिटी। तो जब भी कभी वेलोसिटी बोला जाएगा उसका मतलब आपको क्या लेना है, हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। आपने इसकी और भी सारी यूनिट देखी होंगी, जैसे आपने जनरली सुना होगा कि कितना किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर ये किसका यूनिट हुआ, इस वेलोसिटी का यूनिट हुआ, ठीक। और अब इसका डेफिनेशन क्या है, तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखिए आप ऐसे याद करिए कि जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था तो dy अपॉन dx का मतलब सिखाया गया था कि इसका ग्राफिकल मतलब क्या होता है और इसको बोलते कैसे हैं। इसको कैसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। हाँ, तो इसी तरह से जो हमारा वेलोसिटी है उसका डेफिनेशन है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर कॉल्ड वेलोसिटी। अब आप बोलेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, जैसे dy अपॉन dx में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, तो जब भी कुछ नहीं बोला जाए कि वो किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज है तो वो हमेशा टाइम माना जाता है। मतलब जब भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज होती है तो उसको बोलते नहीं है। इसका मतलब जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर उसका डेफिनेशन क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज देखना है तो पोजीशन वेक्टर का सिंबल हम क्या यूज करते हैं, आप वेक्टर। तो ये कौन हुआ, इसका नाम क्या हुआ, ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो ये टाइम है इसको बोलने की परंपरा नहीं है, जो टाइम शब्द है इसको बोलने का ट्रेडिशन नहीं है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। अब जो आपका ये पोजीशन वेक्टर है इसमें तीन कंपोनेंट होंगे, तो पार्टिकल का एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा और एक z कोऑर्डिनेट होगा, और ये तीनों कोऑर्डिनेट मिलकर क्या बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर। ऐसे लिखते हैं क्या, x कोऑर्डिनेट में i कैप लगाते हैं, y कोऑर्डिनेट में j कैप लगाते हैं और z कोऑर्डिनेट में k कैप लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तभी हमें क्या मिलेगा, इसका रेट ऑफ चेंज। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy dt लगा दीजिए, तो देखिए dy dt ऑफ r वेक्टर, r वेक्टर की जगह पुट कर दीजिए कौन, xi कैप, yj कैप और zk कैप। तो dy dt हम करेंगे तो क्या आएगा, dy dt को अंदर दे दीजिए, ये क्या आया, dx अपॉन dt i कैप, dy अपॉन dt j कैप एंड dz अपॉन dt k कैप। अब जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट होंगे, एक x वाला, एक y वाला और एक z वाला। तो x वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं vx और x डायरेक्शन का है तो उसका यूनिट वेक्टर कौन होता है, i कैप। y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं vy, तो उसको लिखते कैसे हैं, vy और डायरेक्शन क्या होगी उसकी j कैप। और ये vz कौन हुआ, इस वेलोसिटी वेक्टर का z वाला कंपोनेंट है और डायरेक्शन क्या होती है k कैप। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर के vx vy vz तीन कंपोनेंट हैं तो इसको लिखा कैसे जाएगा, vxi कैप, vyj कैप, vz k कैप। और मेरा वेलोसिटी वेक्टर इसके बराबर आया जब मैंने डिफरेंशिएट किया। इसका मतलब जो मेरा वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, इन दोनों को आप कंपेयर करिए, जो मेरा वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, dx अपॉन dt। वेलोसिटी का y कंपोनेंट किसके बराबर है, dy अपॉन dt। और वेलोसिटी का z कंपोनेंट किसके बराबर है, dz अपॉन dt। अब जो dx अपॉन dt आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलने की ट्रेडिशन नहीं है, परंपरा नहीं है, तो सिंपली क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो कंपेयर करो vx, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब एक दूसरी टर्म होती है एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए हमने डेली लाइफ में इन दोनों चीजों को मिक्स कर रखा है, तो आप डेली लाइफ में चीजों से कंफ्यूज नहीं हो। फिजिक्स की अपनी अलग लैंग्वेज है, अपनी अलग दुनिया है, ठीक। अब डेली लाइफ में कुछ कुछ चीजों को हमने ऐसे मिक्स कर रखा है, तो उस चक्कर में सब्जेक्ट सीखने में कभी कभी आदमी को दिक्कत होती है। तो दिमाग में क्लियर रहे कि डेली लाइफ में इन चीजों का अलग मतलब है और फिजिक्स में इनका अपना अलग मतलब है। तो फिजिक्स में वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन डेली लाइफ में इन दोनों को हमने मिक्स कर रखा है। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर या फिर माइल्स पर सेकंड। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या था dr वेक्टर अपॉन dt, तो यहाँ पे क्या होता है v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन डेल्टा t। तो देखो एक बात समझिए, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, कोई भी एवरेज हो, वो हमेशा एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है, इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। तो एवरेज वेलोसिटी किसके लिए डिफाइन है, एक इंटरवल के लिए डिफाइन है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, देखिए उसके नाम में ही लिखा है इंस्टेंट, तो ये किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती है, कौन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी किसके लिए डिफाइन होती है, एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होती है, और वो टाइम इंटरवल कौन है, डेल्टा टी। तो अगर आपको किसी टाइम इंटरवल का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो उस टाइम इंटरवल का क्या कैलकुलेट कर लें, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लें, और उसमें किसका डिवाइड लगा दें, उस टाइम इंटरवल का डिवाइड लगा दें, तो आपका कौन आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि डेल्टा टी तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, समय तो आपका हमेशा बढ़ते ही जाता है, डेल्टा टी ये पॉजिटिव नंबर, तो जो v एवरेज वेक्टर का डायरेक्शन होगा और जो d वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने इसको नोट करके भी लिखा है कि v एवरेज वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, मतलब किसी भी इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अच्छा, आप दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड ले दीजिए, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी। अब एक बात समझें, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब जो वेलोसिटी था ना v, ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा, ना इसका डायरेक्शन बदल रहा है और ना इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब एक वो वेक्टर है, और वेक्टर कांस्टेंट कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। तो अगर आपका v वेक्टर, तो मैंने लिखा है कि इफ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t, मैं टाइम इंटरवल डेल्टा t की बात कर रहा हूं, और अगर उस टाइम इंटरवल के दौरान वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, तो उस इंटरवल का जो v एवरेज वेक्टर आता है ना, वो इस v वेक्टर के बराबर आता है। तो मैंने लिखा है कि देन v एवरेज इन दैट टाइम इंटरवल विल बी इक्वल टू दैट v वेक्टर, मतलब उस इंटरवल का अगर आप v एवरेज वेक्टर लिखेंगे तो वो v एवरेज वेक्टर उतना ही आएगा जितना वो v वेक्टर है जो कांस्टेंट है। और ये रिजल्ट सिर्फ किसके लिए है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। अब देखिए मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखाता हूं। इस वाली इक्वेशन में आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब dt को इधर ले जाइए, तो क्या बचेगा, dr वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, v वेक्टर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, dr वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, लिमिट पुट होगा ना t1 से t2 तक, t1 से t2 तक, t1 इज द इनिशियल टाइम, t2 इज द फाइनल टाइम। तो t1 में पोजीशन वेक्टर मान लिया r इनिशियल और t2 पर पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने r फाइनल। तो यहाँ पे क्या आया, r फाइनल माइनस r इनिशियल इक्वल टू v वेक्टर कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा t। अब आप ऐसा करो, आप डेल्टा टी जो r फाइनल माइनस r इनिशियल है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, v वेक्टर डेल्टा टी। आप ऐसा करो, डेल्टा टी को नीचे ले आओ, तो d वेक्टर अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है, v वेक्टर। और बाय डेफिनेशन मैं ये जानता हूं कि d वेक्टर अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है, v एवरेज वेक्टर। तो अब आपके लिए ये प्रूफ हो गया कि इस टाइम इंटरवल में जो v एवरेज वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, v वेक्टर के। ये बात कब वैलिड है, जब v वेक्टर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए एक चीज और पढ़ते हैं, स्पीड। तो फिर से डेली लाइफ में वेलोसिटी और स्पीड दोनों को मिक्स कर रखा है, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में वेलोसिटी का अपना अलग मीनिंग है और स्पीड का अपना अलग मीनिंग है। तो क्या है स्पीड, तो देखिए स्पीड का पूरा नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस मतलब ये किसी इंस्टेंट पर डिफाइन होगा। अब क्या इसके बारे में, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये वेक्टर नहीं है, स्केलर। और इसका यूनिट क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर सेकंड। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेवल्ड लेंथ, ट्रेवल्ड लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेवल्ड लेंथ इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, आप ऐसे सोचो कि मान लो एक पार्टिकल है, आप ऐसे सोचो मान लो एक पार्टिकल है, यहां बताते हैं, मान लो एक पार्टिकल है, मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया और वो ऐसे चलता जा रहा है, तो मुझे बताइए उसकी जो ट्रेवल्ड लेंथ है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अरे लेंथ लिखना है मुझे, वेक्टर नहीं बनाना है, तो उसकी ट्रेवल लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ट्रेवल्ड लेंथ। तो वही है रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेवल्ड लेंथ, मतलब जो उसकी ट्रेवल लेंथ है वो किस रेट से चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। दूसरे शब्दों में बात करें तो देखिए जो ये आपका
स्पीड जो होता है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही है। मतलब जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब मैं मान लेता हूं कि जो हमारी ट्रेवल्ड लेंथ है पाथ की उसको मैं L से रिप्रेजेंट करता हूं। तो देखो जब मेरा पार्टिकल चलता गया था तो देखो मेरी ट्रेवल्ड लेंथ बढ़ती गई थी। ट्रेवल्ड लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो जैसे जैसे चलते जा रहे ट्रेवल। अच्छा मान लो मार्कर को अगर मैं कहीं रोक दूंगा तो क्या होगा, लेंथ बढ़ना बंद हो जाएगी। क्या लेंथ घट, जब मार्कर मैंने रोक दिया। अगर मान लो मैं मार्कर को जिंदगी भर इसी पॉइंट पर रखूं तो क्या इसकी ट्रेवल्ड लेंथ कम हो जाएगी क्या, नहीं। तो ट्रेवल्ड लेंथ या तो कांस्टेंट रहती है समय के साथ और या फिर ट्रेवल्ड लेंथ समय के साथ बढ़ती है। कभी भी ट्रेवल्ड लेंथ घटती नहीं है समय के साथ, या तो वो क्या रहेगी कांस्टेंट और या क्या होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो अगर मैंने ट्रेवल्ड लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लीजिए हम आपकी बात करें, आपका जन्म हुआ फिर आप चलने लगे, तो आपकी जो ट्रेवल्ड लेंथ है अगर उसकी हम वैल्यू L दें तो इस L की वैल्यू हर रोज बढ़ती जाती है। जितना एक दिन में आप चलते हैं उतना आपकी ट्रेवल्ड लेंथ बढ़ जाती है। ठीक, और मतलब आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो आपकी ट्रेवल्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, अब इसको ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें स्पीड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेवल्ड लेंथ। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, ट्रेवल्ड लेंथ का। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब स्पीड कितना हुआ आपका dl/dt। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dl किसके बराबर है, स्पीड इंटू dt। तो ये dl क्या हुआ, ये dt टाइम में पार्टिकल ने कितना लेंथ चला, ये हुआ स्पीड इंटू dt। तो स्पीड इंटू dt किसके बराबर, dl मतलब आपका पार्टिकल जो है उसने dt टाइम में कितना लेंथ चला वो किसके बराबर है, वो है dl। तो अगर कितना लेंथ चला dt टाइम में कभी लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, स्पीड इंटू dt। ये क्या बताएगा, dt टाइम में कितना लेंथ चला। अरे जितना लेंथ चलेगा उतना ही तो ट्रेवल्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो dl चला तो इतना ट्रेवल्ड लेंथ बढ़ गया। तो कितना चेंज आया, dl चेंज आया किसमें, ट्रेवल्ड लेंथ में। कितने टाइम में चेंज आया, ये dt टाइम में चेंज आया। तो देखो dl/dt, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेवल्ड लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलने का ट्रेडिशन नहीं है तो उसको नहीं बोलते हैं। ठीक, तो यहां तक समझाया। dl कौन हुआ, dt टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो मैंने फिर वही बात यहाँ पे लिखी है कि L either remains constant or increases। जो आपकी ट्रेवल्ड लेंथ है वो कभी घटती नहीं है, या तो वो कांस्टेंट होगी, जिस दिन आप मर जाएंगे उसकी ट्रेवल्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप चल रहे हैं तब तक आपकी ट्रेवल्ड लेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसका अगर देखो ये जो L है ये समय के साथ कभी घटता नहीं है। तो आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे तब सिखाया था कि अगर x के बढ़ने पर y बढ़ता है तो dy/dx पॉजिटिव होता है। x के बढ़ने पर अगर y घटता है तो dy/dx नेगेटिव होता है। अब मैं जानता हूं t के बढ़ने पे L मेरा कभी कम नहीं होगा। t के बढ़ने पर L मेरा कभी भी कम नहीं होगा। इसका मतलब मेरा dl/dt कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो वही मैंने लिखा है कि dl/dt कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि L कभी समय के साथ घटेगा ही नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक टर्म होती है कि अच्छा इसी में आगे चलते हैं। मान लेते हैं अगर पार्टिकल का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो स्पीड इंटू dt किसके बराबर है, dl के। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो स्पीड कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डेल्टा t। और इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, समेशन। तो देखो dt टाइम में इतना लेंथ चला तो हर dt टाइम के लेंथ का अगर मैं समेशन कर लूं तो मुझे कौन मिल जाएगा कि कितना टोटल लेंथ में चल गया। मतलब इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, समेशन। इंटीग्रेशन पढ़ाए थे तब समझाया था आपको, जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर जाके देख ले इंटीग्रेशन वाला, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो dl का इंटीग्रेशन मतलब dl का समेशन कर लो। तो समेशन करेंगे तो मुझे क्या मतलब पता चल जाएगा कि इस डेल्टा t टाइम में पार्टिकल ने कितना लेंथ ट्रेवल किया। तो ये कौन हुआ मेरा ट्रेवल्ड लेंथ। ये किसके बराबर आएगा, स्पीड इनटू दैट टाइम इंटरवल डेल्टा t। ठीक, अब आगे चलते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर। एक नई चीज है एवरेज स्पीड। अलग फिजिक्स में एवरेज स्पीड अलग है, स्पीड अलग है, डेली लाइफ में चारों मिक्स है। ठीक, तो आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। कारण क्या है, क्योंकि ट्रेवल्ड डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप कभी ये कह ही नहीं सकते, आपके दुनिया में कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैं -100 किलोमीटर चल लिए। अरे या तो आप कुछ किलोमीटर चले या फिर नहीं चले हैं, -100 किलोमीटर कैसे आप चल लिए। ठीक, तो ट्रेवल एवरेज स्पीड जो है वो आपकी हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, अब देखिए आपको मैं एक चीज और समझाता हूं। आप सोचो कि ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन है। मतलब इनिशियल से लेके फाइनल, मतलब यहां से लेके यहां तक पार्टिकल चल के गया। अब कौन से रास्ते से चल के गया वो आपको नहीं बताया। हो सकता है वो इस रास्ते से गया हो सकता है जैसे वो इस रास्ते से गया हो सकता है वो इस रास्ते से गया हो सकता है वो इस रास्ते से गया। ऐसे कितने तरह के रास्ते संभव हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी पाथ होंगे, आप मान लीजिए आपका पार्टिकल किसी एक पाथ के अलग चल के गया, तो उस पार्टिकल की आप डिस्टेंस लिख सकते हैं। कैसे, उस ट्रेवल्ड पाथ की टोटल लेंथ अगर आप लिख लेंगे तो वो कौन हो जाएगा, पार्टिकल का ट्रेवल्ड डिस्टेंस। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे, डिस्टेंस से। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सबसे मिनिमम था ना। डिस्प्लेसमेंट क्या था, दो पॉइंट के बीच को लाइन से ज्वाइन कर दो तो जो लेंथ आती थी उसकी लंबाई थी, तो ये तो मिनिमम लेंथ हुई। आपका पार्टिकल कोई जरूरी थोड़ी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही चल के गया हो सकता है ऐसे घूम के गया हो। तो जब पार्टिकल आपका घूम के गया होगा तो जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आएगी। लेकिन अगर आपका पार्टिकल सीधे गया होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो मैंने इक्वलिटी लगा दी कि ये बराबर भी हो सकते हैं और डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, कम कभी नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम ही डिस्प्लेसमेंट था। तो जब मिनिमम ही डिस्प्लेसमेंट है तो उससे कम तो कोई हो ही नहीं सकता। अब आप क्या करें, दोनों साइड डेल्टा टी का डिवाइड लगा दीजिए। मान लीजिए डेल्टा टी में आपका पार्टिकल यहां से यहां तक चल के गया, यहां से यहां तक पार्टिकल कितने टाइम में चल के गया, डेल्टा टी टाइम में चल के गया। इस डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल का कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा और इस डेल्टा टी टाइम में पार्टिकल का कुछ डिस्टेंस आएगा। तो अगर ये देखें तो ये कौन हुआ, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये कौन हुआ आपका एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पार्टिकल के लिए जो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे, एवरेज स्पीड से। तो ये इनइक्वालिटी आपको अच्छे से याद रहे, ये वाली। ठीक है, चलिए।